हे एवरीबॉडी, मैं हूँ प्रिया और आप देख रहे हैं फिनोलॉजी लीगल। आज की इस वीडियो में हम 3 रिसेंटली पास्ड फार्म बिल के बारे में बात करेंगे। वैसे एक लाइव सेशन के थ्रू मैंने ऑलरेडी इस टॉपिक पर एक डिटेल डिस्कशन किया है जो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, तो डिटेल डिस्कशन के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम सारे मेजर पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, जैसे क्या सेंटर के पास इस एरिया में लॉ बनाने की पावर थी, सेंटर और स्टेट्स के बीच में क्या डिस्प्यूट चल रहा है, क्यों कुछ स्टेट्स में इस फार्म बिल के अगेंस्ट ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पार्लियामेंट में जो भी फेलियर्स हुए, राज्यसभा में जो भी प्रोसीडिंग हुई, क्या उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, और क्या फार्म बिल से फाइनली फार्मर्स का रिफॉर्म होगा। इन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए ये 3 बिल्स को मैं अलग अलग नहीं पर एक साथ डिस्कस करूंगी। तो चलिए आज का ये डिस्कशन शुरू करते हैं। 1947 में इंडिपेंडेंस मिलने के बाद फार्मर्स अपना एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस डायरेक्टली कंज्यूमर्स को बेचते थे, पर जमींदारी सिस्टम और बाकी हालातों के चलते इंडिया के मैक्सिमम फार्मर्स ने किसी ना किसी से पैसा उधार ले रखा था, जिस पर मनी लेंडर्स हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते थे। जब फार्मर्स ये इंटरेस्ट नहीं चुका पाते थे तो मनी लेंडर्स उनका फार्म प्रोड्यूस बहुत कम प्राइस पर खरीदते थे, तो अगली बार फसल उगाने के लिए फार्मर्स को फिर से लोन की जरूरत पड़ती थी। तो ये एक तरीके का साइकिल बन गया था जिसमें से फार्मर्स बाहर निकल नहीं पा रहे थे और उनका एक्सप्लॉइटेशन होता जा रहा था। फार्मर्स एक्सप्लॉइटेशन की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट सामने आती है और लेकर आती है एपीएमसी एक्ट, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड लाइव स्टॉक मार्केटिंग कमेटी। ये एक्ट कहता है कि फार्मर्स ना तो डायरेक्टली किसी को अपना सामान बेच सकते हैं, ना कोई उनसे डायरेक्टली सामान खरीद सकता है। सारी सेल मंडीज के थ्रू ही होंगी, जो कि एस्टैब्लिश हुई है एपीएमसी एक्ट के थ्रू। और ये मंडीज कौन रन करेंगे? स्टेट गवर्नमेंट। चलिए अब ये देखते हैं कि एपीएमसी का जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, जो प्रेजेंट मॉडल है, ये फंक्शन कैसे करता है। हर स्टेट गवर्नमेंट का अपना खुद का एपीएमसी होता है। स्टेट अपने एरिया के हिसाब से उसे डिवाइड करती है और हर एरिया का स्पेसिफिक मंडी होता है। अगर किसी ट्रेडर को मंडी से सामान लेना है तो उसे उस स्पेसिफिक मंडी का लाइसेंस एक्वायर करना होता है। सिमिलरली अगर उस एरिया का फार्मर है तो वो भी सिर्फ उस मंडी में जाके ही अपना सामान बेच सकता है। ये जो पूरा सिस्टम है स्पेसिफिक मंडी में सामान बेचना और खरीदने का, ये सिस्टम मैंडेटरी होता है। तो अगर किसी ट्रेडर को एपीएमसी से सामान खरीदना है तो उसे पहले एपीएमसी से लाइसेंस एक्वायर करना होगा। चलिए अब ये देखते हैं कि एपीएमसी में सामान बिकता कैसा है। तो इसके लिए ऑक्शनिंग होती है। ऑक्शन सिस्टम को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है एमएसपी का सिस्टम। एमएसपी मतलब मिनिमम सेलिंग प्राइस। ये जो मिनिमम सेलिंग प्राइस होती है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है। सारे क्रॉप्स के लिए एमएसपी नहीं होता है, सिर्फ 22 ऐसे क्रॉप्स है जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिमम सेलिंग प्राइस देती है। एमएसपी का मतलब क्या हुआ कि इसके नीचे तो ऑक्शन हो ही नहीं सकता। एमएसपी आपका स्टार्टिंग लेवल होगा जहां से ऑक्शन स्टार्ट होगा, इसके नीचे सामान बिक ही नहीं सकता। और दूसरा सिस्टम, उन 22 क्रॉप्स को छोड़ के जो बाकी सारी चीजें हैं वो बिकती हैं प्राइस डिस्कवरी के सिस्टम से। मतलब मार्केट में उस प्रोड्यूस का कितना डिमांड है, कितना सप्लाई है, उसके बेसिस पे प्राइस डिस्कवरी की जाती है। तो सामान बिकता है ऑक्शन सिस्टम के थ्रू। तो एपीएमसी में सामान बिकता है एक सप्लाई चेन के थ्रू। मतलब फार्मर जो प्रोड्यूस उगा रहा है और एंड कंज्यूमर तक आते आते बीच में बहुत सारे मिडिलमैन होते हैं जो ये न्यू सिस्टम हटाने की सोच रहा है। तो ये जो सप्लाई चेन है अब हम उसे समझते हैं। तो फार्मर जो है वो अपना प्रोड्यूस लेके जाएगा एपीएमसी मंडी में। एपीएमसी मंडी में वो मिलेगा कमीशन एजेंट से, जिसे अर्थियास भी कहते हैं। ये जो कमीशन एजेंट्स है ये आगे इस प्रोड्यूस को लेके जाएंगे ट्रेडर्स के पास सामान बेचने के लिए, उसका नेगोशिएशन करने के लिए, प्राइस डिस्कवरी करने के लिए। ये जो प्रोसेस होता है ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। इसके बाद जो ट्रांजैक्शन एजेंट होता है ये आके फार्मर को बताता है कि आपका सामान इतने में बिका। अब ये जो ट्रांजैक्शन एजेंट है ये जितनी भी वैल्यू फार्मर को मिलती है उस पे एटलीस्ट 3% के आसपास वो मार्केट फीस लेता है जो फार्मर भरता है। अब फाइनली ये सामान आ गया ट्रेडर के पास। ट्रेडर के पास ये जाता है होलसेलर के पास, रिटेलर के पास और जाने कितने वेंडर्स के पास, और फाइनली ये सामान आता है कंज्यूमर के पास। जब तक ये प्रोड्यूस कंज्यूमर के पास आता है तब तक इसके कॉस्ट में 50% का डिफरेंस आ चुका होता है और एटलीस्ट 25% ऑफ द टोटल प्रोड्यूस वेस्ट हो जाता है। तो अगर मुझे ये सामान 50 रुपए या 70 रुपए में मिल रहा है, फार्मर को इसके बदले सिर्फ 7 रुपए ही मिल रहा है। बाकी पूरा जो है ये मार्केट फीस में और बाकी मिडिलमैन में डिवाइड होता है। तो ये है आपका एग्जिस्टिंग एपीएमसी का सिस्टम। इसमें 2 फ्लॉज तो हमको सामने सामने दिख रहे हैं।
पहला फ्लॉ है कि ट्रेडर कौन बन सकता है। अब क्योंकि एपीएमसी का जो मार्केट है ये स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है, तो बहुत लोगों का कहना ये है कि ये जो ट्रेडर्स है ये वो ही लोग बनते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के क्लोज होते हैं, जिनका कोई पॉलिटिकल कनेक्शन होता है। सिर्फ वो ही लोग ट्रेडर बन पाते हैं, बाकी लोग नहीं। और दूसरा फ्लॉ है कि फार्मर और कंज्यूमर के बीच में इतने सारे मिडिलमैन आते हैं, जिस कारण कंज्यूमर को जो फाइनल प्रोड्यूस है ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड प्राइस में मिलता है और फार्मर को अपना प्रोडक्ट बहुत कम प्राइस में बेचना पड़ता है। देखिए 1963 में जब एपीएमसी एक्ट बनाया गया था, तब उसका ऑब्जेक्टिव था फार्मर्स को एक्सप्लॉयटेशन से बचाना, मिडिलमैन से बचाना, मनी लेंडर से बचाना, उनको एक्सप्लॉयटेशन से बचाना। पर अब बदलते टाइम के साथ साथ एपीएमसी एक्ट खुद एक्सप्लॉयटेशन का कारण बन गया है। कैसे? एपीएमसी एक्ट जो है वो एमएसपी की बात करता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस या मिनिमम सेलिंग प्राइस की बात करता है। पर बहुत सारे सिचुएशन में ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो एक कार्टेल फॉर्मुलेशन कर लेते हैं, वो एक ग्रुप फॉर्मुलेट कर लेते हैं और ये कहते हैं कि हम जो है वो एक पर्टिकुलर मंडी में सामान एमएसपी के ऊपर खरीदेंगे ही नहीं। अब आप फार्मर्स की सोचिए, उनका जो प्रोड्यूस होता है वो पेरिशेबल नेचर का होता है। एक लिमिटेड टाइम तक अगर उन्होंने अपना प्रोड्यूस नहीं बेचा तो उसकी वैल्यू घटती जाएगी, सामान खराब होते जाएगा। तो ट्रेडर्स इस बात का फायदा उठाते हुए क्या करते हैं कि वो कार्टेल फॉर्मुलेट कर लेते हैं और मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर सामान को खरीदते ही नहीं है। फार्मर को लोएस्ट प्राइस में, मिनिमम सपोर्ट प्राइस में अपना सामान बेचना पड़ता है। एमएसपी को बढ़ाने के लिए अलग अलग स्टेट्स के फार्मर्स ने बहुत सारे प्रोटेस्ट किए हैं। ये भी बता दूं कि हमारे देश में रीजनल एमएसपी जैसी कोई चीज़ नहीं है। समझिए कि छत्तीसगढ़ में अगर चावल उगा रहे हो तो उसका कॉस्ट अलग लगेगा, वहीं अगर आप तमिलनाडु में चावल उगा रहे हो तो उसका कॉस्ट अलग लगेगा। पर चावल के लिए जो एमएसपी है वो पूरे देश में एक ही है। मतलब छत्तीसगढ़ के फार्मर को उसके लिए अलग मुनाफा मिल सकता है और तमिलनाडु के फार्मर को उसके लिए अलग मुनाफा मिल सकता है। इसलिए एमएसपी का जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उस पर रिफॉर्म्स लाने के लिए अलग अलग स्टेट्स के फार्मर्स ने बहुत सारे प्रोटेस्ट किए हैं। तो कहना मैं ये चाह रही हूँ कि जो एपीएमसी एक्ट है ये मोनोपोली का और एक्सप्लॉयटेशन का कारण बन चुका है, ये काउंटर प्रोडक्टिव हो गया है। अगर हम न्यू फार्म बिल्स लाने का ना भी सोचे तो एपीएमसी एक्ट में बहुत टाइम से सुधार की ज़रूरत है। 1991 में जब एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की जब पॉलिसी आई थी, तब मैक्सिमम इंडियन इंडस्ट्री से गवर्नमेंट ने अपना कंट्रोल वापस ले लिया था, एक फ्री मार्केट, एक फ्री इकोनॉमी क्रिएट करने के लिए। उसी तरीके से एग्रीकल्चर और फार्मिंग इंडस्ट्री में भी गवर्नमेंट को अपने कंट्रोल को कम करने की ज़रूरत है। डेफिनेटली एक रेगुलेटरी और एक कंट्रोल मैकेनिज्म होना चाहिए, ये श्योर करने के लिए कि फार्मर्स जो हैं वो एक्सप्लॉइट ना हो। पर ये जो मैकेनिज्म है ये 21st सेंचुरी के नीड्स से सूटेड होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर एक्सपोर्ट कैंसिल होता है तो कॉस्ट कौन बियर करेगा? फार्मर्स एक्सप्लॉइट नहीं होने चाहिए। क्या होगा अगर कोई भी ट्रेडर एमएसपी के नीचे कोई सामान खरीदे? फॉर एग्जांपल, ये जो न्यू सिस्टम आ रहा है ये ऑलरेडी कुछ स्टेट्स बहुत सालों से अडॉप्ट किए हुए हैं, जैसे कर्नाटक हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया। तो उन्होंने इन सिस्टम्स के फ्लॉज को देखते हुए न्यू लॉज लाए हैं। जैसे अगर कोई ट्रेडर एमएसपी के नीचे सामान खरीदता है तो उस पर कितनी पेनल्टी मिलेगी, फार्मर को क्या रेम्यूनरेशन मिलेगा। तो एग्रीकल्चर और फार्मिंग सेक्टर में गवर्नमेंट को अपने कंट्रोल को पीछे खींचने की जरूरत है, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है ये मोनोपोली क्रिएट कर रहा है। और मोनोपोली जो है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो मार्केट हो, चाहे वो बिजनेस हो, किसी भी चीज़ के लिए मोनोपोली खराब होती है, क्योंकि मोनोपोली जब होती है तब एक फेयर प्ले, फेयर कंपटीशन नहीं हो पाता है, सिर्फ कुछ ही लोग उसका फायदा उठा पाते हैं। एग्जिस्टिंग सिस्टम मोनोपोली क्रिएट करने की बात करता है। नेक्स्ट हम ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि क्या सेंटर के पास इस एरिया में एग्रीकल्चर के अराउंड लॉ बनाने की पावर थी या नहीं। इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम 7th शेड्यूल को रेफर करेंगे। 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट दी गई है। लिस्ट 1 है सेंटर की, जिसमें सेंटर लॉ बना सकता है। लिस्ट 2 है स्टेट के सब्जेक्ट्स की, जिसमें स्टेट लॉ बना सकता है। और लिस्ट 3 है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों ही लॉज बना सकते हैं। तो एग्रीकल्चर आता है लिस्ट 2 की एंट्री 14 में, मतलब वो स्टेट लिस्ट का पार्ट है। तो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग एग्रीकल्चर स्टेट के अंदर आता है, जिसमें स्टेट लॉज बना सकता है। तो एग्रीकल्चर रिसर्च, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, इन सब के बारे में स्टेट के पास पावर्स है। तो अगर स्ट्रिक्ट डिवीजन की बात करें तो ये पावर स्टेट के पास है, सेंटर के पास नहीं। पर स्ट्रिक्ट डिवीजन का कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम ये 2 और आर्टिकल्स रेफर करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 248 बात करता है रेसिड्यूरी पावर्स की। ये कहता है कि अगर ऐसा कोई भी एंट्री है, ऐसी कोई भी चीज़ है जो इन तीनों लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है, तो ये पावर जाएगी सेंटर के पास कि वो उस मैटर में लॉ बना सकता है। दूसरा आर्टिकल है आर्टिकल 249। ये कहता है कि भले ही अगर कोई एंट्री स्टेट लिस्ट का पार्ट हो,
पर अगर नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है तो सेंटर के पास ये पावर चली जाएगी कि वो स्टेट लिस्ट की एंट्री पे भी, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर भी लॉ बना सकता है। तो आर्टिकल 249 यूज करते हुए नेशनल इंटरेस्ट की बात लेकर सेंटर के पास पावर आ जाती है कि वो लॉ बना सकता है। एक और चीज, अगर आप कॉन्करेंट लिस्ट की एंट्री 33 की बात करें तो एंट्री 33 स्टेट की एग्रीकल्चर में लॉ बनाने की पावर को कम करता है। एंट्री 33 ये कहती है कि एग्रीकल्चर के मैटर में सेंटर भी लॉ बना सकता है। इस एंट्री 33 को यूज करते हुए ही सेंटर ने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट पास किया था, तो वो भी तो एक लॉ था। तो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग सेंटर के पास एग्रीकल्चर के लिए लॉ बनाने की पावर है। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स की, कि राज्यसभा में जो भी फेलियर्स हुए, माइक का म्यूट करना, डेस्क पे खड़ा होना, स्पीकर के साथ जो भी एक्शंस हुए, वोट ना लेना, क्या इन सारी प्रोसीडिंग्स को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है? तो इसके आंसर के लिए हम हेल्प लेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 122 की, जो ये कहता है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के बेसिस पर, इलीगैलिटी या इरेगुलरिटी के बेसिस पर आप पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। पर ये बात मैं आपको बता दूं कि पार्लियामेंट की चार दीवारी में नॉर्मली जो भी कुछ होता है उसको सुप्रीम कोर्ट के परव्यू से इम्यूनिटी मिली हुई है। सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स में इंटरफेयर नहीं कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किए जा सकते। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि फार्म बिल के अगेंस्ट कुछ स्टेट में इतने ज्यादा प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं, वो इतना रिवोल्ट क्यों कर रहे हैं, क्या रीजन है। तो देखिए, आज़ादी के बाद हर स्टेट का अपना खुद का डेवलपमेंट रेट रहा है, सबका सेम रेट ऑफ डेवलपमेंट नहीं रहा है। इसीलिए कुछ स्टेट्स को रिच स्टेट्स कहते हैं, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये रिच स्टेट्स की कैटेगरी में आते हैं। वहीं कुछ स्टेट्स पुअर स्टेट्स की कैटेगरी में आते हैं। अब हर स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट के डेवलपमेंट के लिए कुछ फंड्स अपने आप अक्वायर करता है स्टेट फंड से, वहीं कुछ फंड्स उसे सेंटर द्वारा दिए गए जाते हैं। एक कॉमन मेट्रिक लेते हैं, मानिए कि इंडिया के सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज सेंटर को 100 रुपए देते हैं। अब सेंटर ये सारे फंड एलोकेट करता है, पर उसे ये फंड्स रीडिस्ट्रीब्यूट भी करने होते हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन के वक्त सेंटर पुअर स्टेट्स को ज़्यादा फेवर करता है उनके बेटर डेवलपमेंट के लिए, वहीं रिच स्टेट्स को कम फंड्स मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2017 का डाटा देखें तो जब महाराष्ट्र ने सेंटर को 100 रुपये दिए तो उसके बदले उसे सेंटर से मिले 13 रुपये, सबसे कम मिले। वहीं केरला को इसके बदले 52 रुपीज़ मिले, पंजाब को 100 के बदले 42 रुपीज़ मिले, उत्तर प्रदेश को 100 के बदले 149 मिला और बिहार को सबसे ज्यादा 100 रुपए देने के बदले उसे 219 रुपीज मिले। ये जो रिच स्टेट और पुअर स्टेट के बीच में डिवीजन है, ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, बाकी जगह भी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यूएस की बात करो तो न्यू जर्सी जो सबसे रिचेस्ट स्टेट है, जब वो $100 देता है तो उसके बदले उसे $60 मिलते ही हैं। पर 100 रुपए देकर 13 रुपए मिलना, ये जो डिफरेंस है ये बहुत ज्यादा है। यही फंड स्टेट के डेवलपमेंट में, फार्मर डेवलपमेंट में, रूरल डेवलपमेंट में यूज किया जा सकता है। तो ये जो पूरा बैकग्राउंड था ये आपको समझ में आया। अब हम केस बाय केस बेसिस पर बात करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं पंजाब की। तो अगर पंजाब गवर्नमेंट को अपने स्टेट का डेवलपमेंट करना है तो वो दो चीज़ों पर डिपेंड कर सकता है, स्टेट फंड्स पे और सेंटर द्वारा दिए गए फंड्स पर। ये हमने देखा कि जब भी पंजाब 100 देता है तो उसके बदले उसे सिर्फ 42 मिलते हैं, मतलब सेंटर से उसे कम फंड्स मिलते हैं। तो उसे कहीं ना कहीं से तो फंड्स अक्वायर करने ही हैं अपने स्टेट के डेवलपमेंट के लिए। अब पूरे इंडिया में जितने भी APMCs हैं, जितने भी मंडीज हैं, उन पर स्टेट गवर्नमेंट कुछ ना कुछ टैक्सेस लेते हैं। ये जो टैक्सेस है ये 1% से लेकर 8.5% तक जाते हैं। हाईएस्ट टैक्स लगता है पंजाब की मंडी में। तो पंजाब गवर्नमेंट की जो APMCs है उन पर मंडी टैक्स लगता है, रूरल डेवलपमेंट टैक्स लगता है, कुछ कमीशन एजेंट लेते हैं। ऐसे अलग अलग टैक्सेस जोड़कर पंजाब गवर्नमेंट मंडी टैक्स के रूप में 8 से 8.5% टैक्स वसूलती है। ये जो 8 से 8.5% का टैक्स है, इस साल इसकी वैल्यू थी 1750 करोड़ रुपए। अब ये जो पूरा टैक्स आया है गवर्नमेंट के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो स्टेट डेवलपमेंट में यूज कर सकती है, रूरल डेवलपमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, अलग अलग डेवलपमेंट के पर्पस में यूज कर सकती है। अब आप प्रॉब्लम समझिए। मंडी टैक्स आता था APMC के थ्रू, जो स्टेट गवर्नमेंट के पास है, जो आपका एग्जिस्टिंग सिस्टम है। अभी जो न्यू फार्म बिल्स आ रहे हैं ये एक न्यू इकोसिस्टम क्रिएट करने की बात कर रहे हैं, एक पैरेलल सिस्टम की बात कर रहे हैं। पर जहां APMC से जो भी टैक्स आ रहा था वो सीधा पंजाब गवर्नमेंट के पिगी बैंक में जा रहा था। ये जो न्यू सिस्टम आ रहा है ये स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं रहेगा, तो यहाँ पर जो टैक्स की कटौती होगी वो यहाँ दिखेगी। द स्टेट गवर्नमेंट एंड देयर डेवलपमेंट विल सफर। NCRB नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के डाटा के हिसाब से 2018 में देश में
1,34,000 सुसाइड्स हुए थे, जिसमें से 7% 10,000 के करीब जो सुसाइड्स थे वो इंडियन फार्मर्स ने किए थे। तो देश का जो फार्मर है वो खुश नहीं है। इसके साथ ही 2015 में शांता कुमार कमेटी बनाई गई थी फूड कॉर्पोरेशन में रिफॉर्मेशन लाने के लिए। इस कमेटी ने एक गजब की फाइंडिंग सामने लाई। इन्होंने कहा कि देश का सिर्फ 6% फार्मर्स ऐसे हैं जो एमएसपी का, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का बेनिफिट ले रहे हैं। सिर्फ 6%। 94% फार्मर्स ऐसे हैं जो एमएसपी का बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं। तो फार्म बिल्स के पूरे डिस्कशन के कारण अगर देश का ध्यान फार्मर रिफॉर्म और फार्मर वेलफेयर पर आया है तो इस बात को सिर्फ फार्म बिल्स तक मत छोड़िए, बात एजुकेशन पर भी लाइए कि क्यों फार्मर्स को एमएसपी के बारे में नहीं पता है। गवर्नमेंट फार्मर एजुकेशन के लिए क्या कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट इस एजुकेशन के लिए क्या कर रही है। इसके साथ ही ये जो 3 बिल्स आए हैं ये तो न्यू हैं। ऐसे कितने ही पुराने लॉज है जो फार्मर के इंटरेस्ट के खिलाफ एक्ट करते हैं, उनके लिए डेट्रीमेंटल है। जैसे लैंड एक्विजिशन एक्ट ले लीजिए, लैंड सीलिंग एक्ट ले लीजिए। ऐसे बहुत सारे लॉज है जो फार्मर्स के लिए बेनिफिशियल नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो और फार्मर वेलफेयर और फार्मर रिफॉर्म्स के बारे में आप और अच्छे तरीके से अनबायस्ड रूप से सोच पाएंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। देश में फार्मर रिफॉर्म के बारे में बातचीत होनी चाहिए। दैट्स इट फॉर नाउ। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।